हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी यूनिट 4 फाइनेंशियल सर्विसेज। यूनिट 1, 2, 3 ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और चैनल पे अपलोड भी हो चुका है। तो इन तीनों को पहले देख लेना, इसके बाद ये यूनिट 4। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज। सर्विसेज मतलब कुछ ना कुछ तुमको सर्विस मिलेगा यहाँ पे। अब जैसे बैंक वाला है, बैंक वाला क्या करता है? तुमको सर्विस देता है। तुम वहां पे डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, लोन ले सकता है। तो ये सब क्या है? सर्विस है। वो लोग सामान नहीं बेच रहे हैं, वो लोग सर्विस दे रहा है। अब यहाँ पे किस तरीके का सर्विस का बात हो रहा है? फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो, समझ रहे हैं? फाइनेंशियल मतलब पैसा इन्वॉल्व है, यहाँ पे मनी। तो ये पूरा चैप्टर ऐसा सर्विसेज के बारे में रहेगा जहां पे पैसा मनी इन्वॉल्व है। आ रहा है बात समझ में? चलो आगे बढ़ता है और चैप्टर चालू करते हैं। और दूसरा बात देखो, ये जो फाइनेंस जो फील्ड है ना, फाइनेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम लोगों को इसमें करियर बनाना है और मोटा पैसा कमाना है, महीना का 1.5-2 लाख रुपया शुरुआत में, ठीक है? जॉब लगते ही 1.5-2 लाख रुपया का तुम्हारा महीना का तुम मिलेगा। तो तुमको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा वो हम तुमको इस वीडियो में बता रहे हैं। ध्यान से सुनना और मेहनत करना पड़ेगा भाई साहब। तो देखो, तुम लोग 12 में है अभी और फाइनेंस पढ़ ही रहे, तो इसके बाद तुम लोग करेगा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब बैचलर डिग्री। अगर तुमको फाइनेंस में करियर बनाना है तो या तो तुम बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, या फिर बीए इकोनॉमिक्स कर लो। ये तीनों में से कोई कर लो तो ये तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाएगा। इसके बाद तुमको करना पड़ेगा क्या? एमबीए। ठीक, एमबीए इन फाइनेंस करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? एमबीए इन फाइनेंस। इसके लिए तुमको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा। जो टॉप कॉलेजेस है इंडिया के अंदर, उसमें तुमको एडमिशन लेना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए तुमको कैट देना पड़ेगा, कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। और इसमें तुमको बढ़िया से बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा, जिससे तुमको IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, बैंगलोर, तो ये सब जो है, ये सब टॉप कॉलेजेस है जहां से तुम एमबीए वगैरह करेगा। और इसमें घुसने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कैट का परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। इसको तुमको क्रैक करना पड़ेगा, तब तुमको कोई बढ़िया एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अगर तुमको ये एमबीए वाला काम करना है तो तुम ये बैचलर डिग्री में एडमिशन लो और इस कैट वाले में लग जाओ। ठीक है, क्योंकि ये जो बैचलर डिग्री होता है ना, बीकॉम, बीबीए, इतना टफ नहीं होता है। अगर तुमको सबसे आसान में जाना है तो तुम बीकॉम कर लो, सबसे आसान है। बीकॉम में घुसो, साइड बाय साइड अपना तुम कैट का तैयारी करने लगो, सीएटी कैट। इसका कोचिंग वगैरह होता है, उसमें तुम लग जाओ। उधर तुम्हारा बीकॉम कंप्लीट होगा, इधर तुम्हारा कैट भी निकल जाएगा। और जैसे कैट निकलेगा, एमबीए में तुमको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें तुम करेगा एमबीए इन फाइनेंस। इसके बाद भाई साहब, हाई पेइंग जॉब्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब में तुमको बढ़िया से बढ़िया पैकेज मिलेगा और लाइफ सेट हो जाएगा। एनुअल पैकेज 30 लाख 25 लाख से शुरुआत होता है, समझ रहे हैं? तो इसके लिए तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम सीरियस है अपने लाइफ के बारे में, तुम चाहता है तुम्हारा जिंदगी चेंज हो, तुम्हारे फैमिली वाले का चेंज हो, तो भाई साहब करना पड़ेगा मेहनत। आज नहीं करेगा तो 2 साल बाद करना पड़ेगा, 5 साल बाद करना पड़ेगा, 10 साल बाद करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। ये जो मेहनत वाला जो कहानी है ना, इससे तुम भाग ही नहीं सकते। अगर नहीं करना चाहता तो फिर जियो, ऐसे ही जियो, कॉमन लाइफ जियो, समझ रहा है? लेकिन अगर जिंदगी में फोड़ना है, और ये एज है भाई साहब, तुम लोगों को जो अभी एज है ना, मतलब कुछ कर दो, समझ रहा है? कुछ कर दो कि बाद में कोई रिग्रेट ना हो कि भाई टाइम तो था, सर बता रहा था कि ऐसा ऐसे करना है, लेकिन मतलब मेहनत नहीं कर पाया। तो अपना आंख खोलो और लग जाओ मिशन में। तो ये था आज का ज्ञान, और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना क्लास, मतलब असली मुद्दे पे आता है। अब तुम लोग का सबसे पहला टॉपिक है मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज। तो देखो, मॉडर्न क्यों? क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, वो सारा चीज ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया है। अब हर एक चीज, जितना भी ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है बैंकिंग सिस्टम में, सब ऑनलाइन से हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज बोल रहे हैं। तो अब देखो इसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहला है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो हम लोग पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेगा कि ये क्रेडिट कार्ड क्या है और क्या होता है इससे। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज ए कार्ड होल्डर टू बोरो मनी फ्रॉम द इशूइंग बैंक अप टू ए प्री अप्रूव्ड credit limit. The amount spent using the card needs to be repaid within a specified failing which interest is charged. तो ये कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड। सबसे पहला बात तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें होता क्या है वो देखो। अब यहाँ पे महीना शुरू हुआ और यहाँ पे ये खत्म हो गया, मान लो, ठीक है, मंथ। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, इससे तुम क्या करता है? बैंक से लोन लेता है, एक तरीके का ये लोन है। तो मान लो बैंक वाला लोन तुमको इस डेट में दिया, ठीक है, 1 जनवरी 2025 को दिया, ठीक है। मतलब उस कार्ड में, वो जो तुम्हारा कार्ड है उसमें बैंक वाला बोला कि ये रहा तुम्हारा 50,000 का लोन, इस 50,000 को तुम खर्च कर सकता है। ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये बैंक का पैसा है। बैंक वाला तुमको बोला है
कि ये तुम्हारा कार्ड है, जो भी बैंक तुमको इशू किया है ये कार्ड, ठीक है, तुमको लोन दे दिया, अब बैंक वाला बोला कि खर्च करो इसको, तो इसमें लिमिट कितना है 50,000, मतलब 50,000 से ज्यादा तुम खर्च नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। बैंक वाला तुमको पहले ही एक लिमिट दे दिया। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट, तो एक लिमिट होता है यहाँ पे, ये जो भी क्रेडिट कार्ड है इसका एक लिमिट होता है, तो 50,000 से ज्यादा तुम खर्च नहीं कर सकता है। ये एग्जाम्पल है जस्ट, ऐसा जरूरी नहीं कि 50,000, हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुमको जो कार्ड मिला है उसका जो लिमिट है वो सिर्फ 50,000 है। अब तुमको बैंक वाला बोलता है कि ये 50,000 से तुम कुछ भी शॉपिंग वगैरह कुछ भी कर सकता है। अब तुम मान लो ये पूरा महीना तुम खर्चा किया और यहाँ महीना खत्म हो गया, अब इस 50,000 में से तुम कितना खर्च कर पाया, 40,000 खर्च, तो तुम्हारा एक यहाँ पे बिल आएगा, बिल जैसे इलेक्ट्रिक बिल आता है वैसे एक बिल आएगा कि 40,000 तुमको पैसा पेमेंट करना है मंथ के आखिरी में। ये बीच में ये बैंक वाला पैसा नहीं ले रहा है तुमसे, ठीक है, तुमको बस ये 50,000 दे दिया इस कार्ड में डाल के कि तुमको बोला कि तुम खर्च कर सकता है आराम से, तो तुम किया, करते करते एक महीना खत्म हो गया, अब मालूम चला कि तुम 40,000 खर्चा कर दिया और तुम्हारा बिल आ गया कितना 40,000 का। अब तुमको बैंक वाला बोलेगा कि ये 40,000 दे दो, तो तुम दे दिया 40,000, खेल खत्म हो गया। अब फिर से नया महीना शुरू होगा और फिर से तुम्हारा 50,000 का लिमिट रहेगा, फिर तुम खर्चा करेगा। अब मान लो दूसरा महीना में तुम पूरा 50,000 खर्चा कर दिया, तो फिर तुम 50,000 यहाँ पेमेंट कर देगा मंथ के आखिरी में, फिर ये खेल खत्म हो जाएगा, फिर से तुम दूसरा महीना तीसरा महीना शुरू हो जाएगा, फिर तुम खर्चा करेगा, समझ रहे। तो ऐसे ही जाते रहेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये पैसा तुम्हारा हो गया, इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है। अब लेकिन मान लो तुम यहाँ पे जब तुम जिस डेट में देना है पैसा तुम नहीं दे पाया, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा। ये जो जिस डेट में तुमको पैसा देना था उस डेट में तुम अगर नहीं दे पाया, उसके बाद से फिर इंटरेस्ट लगना चालू। आ रहा है बात समझ में? तो एक बार फिर से समझ लो कि तुम SBI, ठीक है, ये SBI वाला है, तुम इसका कस्टमर है, और ये जो SBI वाला है तुमको क्या किया, तुमको क्रेडिट कार्ड दिया एक, ठीक है, क्रेडिट कार्ड दिया और बोला कि इसका जो लिमिट है वो 1 लाख, कितना है 1 लाख है, मतलब तुम 1 लाख तक खर्चा कर सकता है, उसके ऊपर तुम नहीं कर सकते, तो तुम कर दिया, ठीक है, पूरा एक महीना तुम करते तुम 80,000 रुपया खर्चा कर दिया। अब 80,000 तुमको बिल आएगा मंथ के आखिरी में और तुमको देना पड़ेगा, तुम दे दिया तो अच्छा बात है, नहीं दिया तब तुम्हारा यहां से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, समझ रहे? तो ये बात है, तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है क्रेडिट कार्ड का। नंबर 1, इंक्रीजेस परचेजिंग पावर। अब तुमको तो यहाँ 50,000 मिल गया था बैंक की तरफ से, ये करो खर्चा, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा परचेसिंग पावर आ गया, तुम कुछ भी खरीद पाएगा। हालांकि तुम्हारा पैसा नहीं है, ये जब बिल आएगा तुम भरना पड़ेगा जो भी तुम खर्चा कर दिया, लेकिन एक बार तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया है। अलाउज कैशलेस ट्रांजेक्शन। अब ये जो 50,000 है वो इस कार्ड में डाला हुआ है और इस कार्ड से तुम पेमेंट कर रहा है, तो क्या हो गया, कैशलेस ट्रांजेक्शन, कोई कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कार्ड से पेमेंट हो रहा है। प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट फ्रॉड विथ पिन एंड OTP फीचर्स। तो कोई तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई तुमको ठग ना ले, तो उसके लिए पिन और OTP का भी सुविधा इसमें दिया रहता है। एनेबल्स इमरजेंसी फाइनेंशियल बैकअप। अब ये जो 50,000 है ये तो बैंक का ही है, लेकिन तुमको एक बार मिल गया तो इमरजेंसी में तुम चाहे तो इसको यूज कर सकता है, तो एक तरीके से ये बैकअप है इमरजेंसी में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहला, हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन अनपेड बैलेंसेस। अब हम जिसे बताया तुमको 50,000 का क्रेडिट लिमिट मिला था, इतना खर्चा करो, अब यहाँ पे बिल आ गया तुम्हारा 40,000 का। अब अगर ये 14,000 तुम नहीं दिया बिल वाले दिन, तो इस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, समझ रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि हाई इंटरेस्ट रेट ऑन अनपेड बैलेंसेस। रिस्क ऑफ ओवर स्पेंडिंग लीड्स टू डेट। अब ये जो पैसा तुमको फोकट का मिल गया बैंक की तरफ से, तुम्हारा तो है नहीं, अब हो सकता है कि तुम अचानक से बहुत ज्यादा खर्चा कर दो और जिस दिन तुमको चुकाना है उस दिन तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तो तुम क्या होगा, तुम कर्ज में चला जाएगा। तो डेट मतलब कर्ज, तो हो सकता है कि तुम्हारा रिस्क हो जाए किस चीज का, ओवर स्पेंडिंग। एडिशनल चार्जेस लाइक लेट पेमेंट फीस एंड एनुअल चार्जेस। अगर तुम लेट दे रहा है पैसा तो उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट लग जाता है, फीस लग जाता है, और इसमें क्या होता है, ये जो तुम कार्ड लिया है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है। अब आगे देखो डेबिट कार्ड। अब ये डेबिट कार्ड क्या है? A debit card is a payment card linked to a bank account that allows transactions directly from the account balance. तो एक डेबिट कार्ड इज ए पेमेंट कार्ड। क्या है? पेमेंट कार्ड है, और ये किससे लिंक रहता है, तुम्हारे बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। That allows transactions, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंट बैलेंस। तो ये तुम्हारा अकाउंट है और इसमें तुम कितना पैसा रखा है, इसमें तुम 50,000 रुपया रखा है, ये तुम्हारा पैसा, याद रखना। तुम अपना जो भी जॉब करता है, जहां से भी तुमको पैसा मिलता है, वो पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में है, कितना है, 50। अब ये जो तुम्हारा अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, इसको तुम्हारे डेबिट कार्ड से लिंक कर दिया जाता है। अब अगर तुमको पेमेंट करना है तो तुम डेबिट कार्ड से कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे कोई भी बैंक वाला अपना पैसा नहीं दे रहा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में दे रहा था शुरुआत में,
कि ये लो और खर्चा करो, और फिर जैसे महीना खत्म होगा तो तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा ही पैसा है, बस इस डेबिट कार्ड से तुम पेमेंट करेगा ऑनलाइन। अब देखो इसका यूटिलिटीज क्या है। नंबर 1, यूज फॉर कैश विड्रॉल्स फ्रॉम एटीएम। अब इस कार्ड से तुम एटीएम से पैसा निकाल सकता है, तुम लोगों को पता ही होगा। कैन बी यूज फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट, प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फीचर्स लाइक पिन एंड ओटीपी ऑथेंटिकेशन। तो सेम इसमें पिन और ओटीपी वगैरह दिया गया है जिससे सिक्योरिटी मेंटेन रहे। अब एडवांटेज देखो डेबिट कार्ड का, क्या एडवांटेज है इसको लेने से। नो इंटरेस्ट चार्जेस सिंस इट इज नॉट ए लोन। अब जैसे ही क्रेडिट कार्ड था, उसमें बैंक वाला तुमको 50,000 दे दिया अपना तरफ से, तुम खर्चा किया, और यहाँ पे तुम 40,000 खर्चा कर दिया 50,000 में से, तो 40,000 तुमको देना पड़ेगा। अगर तुम नहीं दिया तो तुमको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। समझ रहे? क्यों लग रहा है तुम्हारा इंटरेस्ट? क्योंकि ये जो खर्चा किया है ना पैसा तुम, ये तुम्हारा नहीं है, ये बैंक वाले का है। तुम ब्याह मस्ती में खर्चा कर दिया, अब जब देने का टाइम हो रहा है तो तुम्हारे पास नहीं है, तो इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है, ये जो तुम्हारा अकाउंट है ये तो इसी से लिंक था, और ये पैसा जो था 50,000 ये तुम्हारा ही था, तो तुम अपना ही पैसा में से तुम खर्च किया है। क्या यूज करके? ये डेबिट कार्ड यूज करके। तो इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है डेबिट कार्ड वाले में। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा ही पैसा है और तुम खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 50,000 यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में तुम्हारा नहीं था, ये बैंक वाला तुमको दिया था। अब जब एक महीना खत्म हो गया तो तुमको पेमेंट तो वापस तो करना पड़ेगा पैसा, अगर नहीं करेगा तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो डेबिट कार्ड का फायदा क्या है? इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोन तो है ही नहीं, ये तुम्हारा ही पैसा था। चलो आगे बढ़ो। इजी एंड क्विक एक्सेस टू फंड। अब तुम्हारा जो ये फंड है आसानी से लिंक हो जाता है और तुम पेमेंट कर पाता है। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस। अब क्योंकि ये तुम्हारा ही पैसा है, ऐसा नहीं है कि तुमको कोई मिल गया कहीं से और खर्चा कर रहा है, ये तुम्हारा ही पैसा। जब तुम खर्चा करेगा तो तुमको लगेगा कि हाँ कहीं गलत खर्चा ना कर दे, एक कंट्रोल बना रहेगा तुम्हारे खर्चा पे। इसका डिसएडवांटेज देखो, पहला, लिमिटेड फंड्स एज इट डिपेंड्स ऑन द अकाउंट बैलेंस। तो लिमिटेड तो होगा ही, अब जितना तुम्हारा पैसा अकाउंट में होगा वही पैसा तुम खर्च कर पाएगा। ठीक है, तुम्हारा पैसा जो है वही तुम खर्च कर पाएगा। तो ये बोल रहा है कि एक लिमिटेड फंड ही तुम इस्तेमाल करें, क्योंकि तुम्हारा जो अकाउंट में बैलेंस है वही तुम खर्च कर। रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड हैकिंग तो होता है, समझ रहे? होता है, फ्रॉड वगैरह होता है इसमें, कुछ चीजें कहीं होता है, ऐसा केस देखने को मिला है। नो क्रेडिट बेनिफिट्स और रिवॉर्ड प्रोग्राम्स लाइक क्रेडिट कार्ड्स। अब क्रेडिट कार्ड में क्या था, तुमको एक पैसा मिल गया था, क्रेडिट लिमिट मिल गया था 50,000, और वो तुम खर्चा कर रहा था, और उसपे और क्रेडिट कार्ड में जब तुम खर्चा करता है ना तो उसमें कुछ पॉइंट मिलता है, कुछ रिवॉर्ड मिलता है, और उस रिवॉर्ड को तुम बाद में यूज कर सकता है फ्यूचर में। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है ई बैंकिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब ये क्या होता है? ई बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस over the internet. It allows customers to access banking services remotely. तो तुम ऑनलाइन बैंकिंग का नाम सुना होगा, ये वही है जहां पे हम लोग अपना बैंक अकाउंट में यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकता है, समझ रहे? तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये वही है। तो देखो यहाँ पे बोल भी रहा है, ई बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब फोन, लैपटॉप, इन सबको इस्तेमाल करके टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट यूज करके तुम बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब किसी को फंड ट्रांसफर कर दिया, कोई पेमेंट कर दिया तुम, उसको बोलता है हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन। और ये तुम कैसे करेगा? एक तो तुमको इंटरनेट चाहिए और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए, जैसे कि फोन या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर। इससे क्या होगा? इससे जो कस्टमर है वो कहीं भी बैठ के ये सर्विसेज वगैरह कर सकता है। बस दो चीज चाहिए, गैजेट चाहिए और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अब देखो इसका यूटिलिटीज क्या है। फंड ट्रांसफर्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। ये क्या है? ये होता है फंड ट्रांसफर। अब ये आदमी तुम है और तुम्हारा कोई दोस्त है, वो बैठा हुआ है दिल्ली में, इसको तुमको पैसा ट्रांसफर करना है। तो आजकल तो बहुत ज्यादा सुविधा हो गया है, तुम पेटीएम कर सकता है, गूगल पे कर सकता है, लेकिन उसका एक लिमिटेड है, उसमें एक लिमिट होता है, 20,000 का कुछ एक लिमिट होता है। ठीक है, लेकिन तुमको बड़ा अमाउंट अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए ये 3 चीज होता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। इसमें तुम बड़ा अमाउंट भी तुम कहीं भी किसी आदमी को ट्रांसफर कर सकता है। तो अब तुम्हारा काम ये है, तुमको ये जो 3 चीज दिख रहा है ना, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म तुमको पूछेगा, तो ये तीनों का फुल फॉर्म तुम हमको कमेंट बॉक्स में लिख दो, जिससे सबको याद रह जाए और तुमको भी याद रह जाए। तो इसको फटाफट तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो। नेक्स्ट देखो, ऑनलाइन बिल पेमेंट एंड मोबाइल रिचार्ज। तुम ई बैंकिंग इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है और मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोन एप्लीकेशंस एंड बैलेंस इंक्वायरीज। तो जो भी तुम्हारा बैलेंस है
बैंक अकाउंट में वो तुम पता कर सकता है, और अगर लोन चाहिए तो उसका एप्लीकेशन भी भर सकता है। तो ये फायदा है ई बैंकिंग का, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग। आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। पहला, कन्वीनियंट एंड अवेलेबल 24/7। अब क्योंकि तुम इंटरनेट इस्तेमाल करके काम कर रहा है, तुम ये कभी भी लॉग इन करके इसमें ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकता है, लेन देन कर सकता है। तो ये सुविधा है, 24/7 अवेलेबल है तुम्हारे लिए। सेव्स टाइम एंड एफर्ट। हाँ, ये तो बात है कि अगर तुमको यूज करने आता है तो तुम्हारा टाइम और एफर्ट बचा देता है ये। प्रोवाइड्स बेटर ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब ई बैंकिंग को इस्तेमाल करके जो भी तुम्हारा ट्रांजेक्शन हुआ है उसको तुम देख सकता है और उसको ट्रैक कर सकता है कि कहाँ कहाँ खर्चा किया है तुम। इसका डिसएडवांटेज देखो, रिस्क ऑफ हैकिंग एंड फिशिंग। तो हाँ, हैकिंग वगैरह होता है, समझ रहा है। अगर मान लो हैकर्स लोग तो बैठा हुआ है, ऐसा केसेस वगैरह मिला हुआ है जहां पे ये ई बैंकिंग वगैरह हैक किया गया है। तो ये एक तो डिसएडवांटेज है। रिक्वायर्स इंटरनेट एक्सेस एंड डिजिटल लिटरेसी। हाँ, इंटरनेट तो चाहिए होगा एंड डिजिटल लिटरेसी भी चाहिए होगा, तुमको जानकारी होना पड़ेगा कि हाँ कैसे कैसे यूज करना है। सिस्टम फेलियर्स और सर्वर इश्यूज कैन डिसरप्ट सर्विसेज। अगर सिस्टम नहीं काम कर रहा है उस समय पे और सर्वर इशू है तो तुम लॉगिन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है देखो मोबाइल बैंकिंग। ये क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग इज ए सर्विस दैट अलाउज यूजर्स टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शंस थ्रू ए स्मार्टफोन एप्लीकेशन। तो जैसे इसका नाम ही है मोबाइल बैंकिंग, मतलब तुम मोबाइल से बैंकिंग को यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, समझ रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, मोबाइल बैंकिंग इज ए सर्विस दैट अलाउज यूजर्स टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शंस थ्रू ए स्मार्टफोन एप्लीकेशन। बस ये तो पता ही है तुम लोगों को। इसका एडवांटेज क्या है? एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है तुम, सुविधा है। एनेबल्स क्विक फंड ट्रांसफर्स, आसानी से फंड ट्रांसफर हो जाता है, गूगल पे कर दिया एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके, फोन पे कर दिया, पेटीएम कर दिया ना। रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड फिजिकल विजिट्स टू द बैंक। तो अगर तुम मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैंक जाने का जरूरत नहीं है, आसानी से तुम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये बढ़िया से देख लेना, इसका फुल फॉर्म कहीं भी पूछ लेता है। इसका फंक्शन देखो क्या है, ये एटीएम कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स। तो ये जो एटीएम मशीन वगैरह होता है तुमको तो पता ही होगा कि इससे हम लोग कैश निकाल सकता है, और आजकल ऐसा भी मशीन मिला है जिसमें हम लोग कैश डायरेक्ट डिपॉजिट भी कर सकता है, समझ रहे हैं। तुमको बैंक जाने का जरूरत नहीं है। ऐसा मशीन वगैरह भी होता है जहाँ पे आराम से तुम पैसा डिपॉजिट भी कर सकता है। बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट निकाल सकता है, बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है। फंड ट्रांसफर एंड बिल पेमेंट्स, अगर तुमको किसी और को फंड ट्रांसफर करना है या फिर बिल पेमेंट करना है तो भी हो जाता है। नेक्स्ट, इसका एडवांटेजेस क्या है? 24/7 एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, 24 घंटा और 7 दिन वीक का तुम इस्तेमाल कर सकता है इसको। रिड्यूसेस वर्कलोड ऑन बैंक स्टाफ। तो पहले क्या होता था, अगर ये एटीएम नहीं होता था तो हम लोगों को बैंक जाना पड़ता था और बैंक से पैसा निकालना होता था, लेकिन अब मशीन आ गया तो थोड़ा सुविधा हो जाता है। एनेबल्स कैशलेस ट्रांजेक्शंस, अगर तुम इससे इस्तेमाल करके पेमेंट कर रहा है तो कैशलेस हो गया ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट देखो क्या है, लीज फाइनेंस। क्या है ये लीज फाइनेंस? क्या बोलता है ये देखो, ए लीज इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेयर द ओनर अलाउज another party to use an asset for a fixed period in exchange for regular payments। तो ये तुम है, कौन है तुम? ओनर। और ओनर को क्या बोलते हैं हम लोग? लेसर। और ये तुम्हारा कोई दोस्त है और ये कौन है? दूसरा पार्टी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेसी। तो तुम दोनों ने आपस में एग्रीमेंट बनाया, तुम्हारा कोई एक एसेट है जो कि तुम इसको दे रहा है यूज करने के, और तुमको क्या मिलेगा? तुमको इससे रेगुलर पेमेंट मिलेगा। जैसे कि हम लोग कोई रूम रेंट पे देता है, रूम रेंट पे दे दिया तो क्या होगा? महीना महीना वहां से पैसा आता है। सेम कहानी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एसेट है, कोई सामान है, वो तुम इसको दे रहा है, और ये तुमको क्या दे रहा है? इसके बदले पेमेंट दे रहा है, पैसा दे रहा है। टाइप्स ऑफ लीज, तो 2 तरीके का लीज होता है, एक फाइनेंस लीज और दूसरा ऑपरेटिंग लीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेगा ये फाइनेंस लीज क्या होता है। तो ये फाइनेंस लीज इज ए लॉन्ग टर्म लीज where the leasee is responsible for maintaining the assets and paying for the full cost of the asset over time। तो ये तुम है और ये तुम्हारा दोस्त है, तुम इसको अपना एक एसेट दे दिया इस्तेमाल करने के लिए। किस टाइप का लीज है? ये है लॉन्ग टर्म लीज। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। ये जो तुमसे सामान लिया है ये तुम्हारा दोस्त, सारा मेंटेनेंस यही करेगा। अगर इस एसेट में कुछ भी खर्चा होता है तो ये सारा ये खुद ही करेगा। अब ये जो एसेट तुम इसको दिया है ये इसको इस्तेमाल करेगा, और इसका जितना भी पैसा होता है वो तुमको ये देता रहेगा, समझ रहे हैं। तो पूरा कॉस्ट ये तुमको देगा ओवर द टाइम। तो बस इतना याद रखना कि एक लॉन्ग टर्म लीज है, और कुछ भी अगर
खराब होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? लीजी, तुम्हारा दोस्त। चलो इसका फीचर्स देखो। लीजी मतलब तुम्हारा दोस्त बियर्स मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा होता है वो सब सारा ये आदमी उठाएगा। नेक्स्ट, कैनॉट बी कैंसल बिफोर कंप्लीशन ऑफ द लीज टर्म। अब एक बार टर्म बन गया, जब तक वो टर्म खत्म नहीं होता उसको कैंसिल नहीं कर सकता इसमें। नेक्स्ट, ओनरशिप में ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। अब जब पीरियड खत्म होगा तो हो सकता है कि ये जो एसेट है वो इसी के पास रह जाए, तो ये बात है। ऑपरेटिंग लीज, ये क्या होता है? एन ऑपरेटिंग लीज इज ए शॉर्ट टर्म लीज वेयर द लेसर, मतलब तुम्हारा दोस्त, तो तुम कौन है? तुम है लेसर, और तुम्हारा दोस्त कौन है? लेसी। तो वेयर द लेसर रिटेन्स ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस। तो तुम अपना कोई एसेट इसको दिया, ये यूज कर रहा है, ये जो सामान है, ये जो एसेट है वो इसी का रहेगा, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। डायरेक्ट यहाँ पे बोल दिया देखो, वेयर द लेसर रिटेन्स ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस। और इस एसेट में कुछ भी अगर खराबी होता है तो उसका खर्चा कौन देगा? वो यही देगा जो इसका मेन ओनर था, लेसर। अब इसका फीचर देखो, जो लेसी है मतलब ये वाला, pays only for the usage of the asset, ये जितना यूज किया है उतना ही पैसा इसको। लेसर bears maintenance and servicing cost, ये आदमी कुछ भी अगर इसमें मेंटेनेंस खर्चा है, सर्विसिंग खर्चा है, वो सारा यही भरेगा। Asset is returned to the lessor at the end of the lease period, तो जैसे ही इन लोगों का जो एग्रीमेंट है वो खत्म हुआ, इसको वापस वो एसेट मिल जाएगा। अब तुम देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस वगैरह पूछता है। एक है फाइनेंस लीज और दूसरा ऑपरेटिंग। ओनरशिप, इसमें क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप, ये तुम्हारा एसेट था, ये यूज कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट हो सकता है कि ये ट्रांसफर हो जाए इसके पास ओनरशिप। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें ट्रांसफर नहीं होता है, तुम्हारे पास ही रहेगा इसका ओनरशिप, ये एसेट तुम्हारा ही रहेगा। ड्यूरेशन, ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है। मेंटेनेंस कौन भरेगा? लॉन्ग टर्म वाले में तुम्हारा दोस्त भरेगा, शॉर्ट टर्म वाले में तुम ही भरेगा। ये रहा देखो। कैंसलेशन, इसमें कैंसिल नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल बिफोर टर्म एंड्स, जब तक एग्रीमेंट खत्म नहीं होता तब तक इसको कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म वाला है इसमें तुम कैंसिलेशन कर सकता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है देखो, हायर परचेज। क्या है हायर परचेज? ये क्या होता है? हायर परचेज इज ए फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर द बायर पेज फॉर एन इंस्ट्रूमेंट, where the buyer pays for an asset in installment and gets ownership after full payment। तो तुम क्या किया? तुम एक बाइक खरीद लिया, ठीक? कितना में? 1,00,000 रुपए में बाइक खरीद लिया तुम। अब ये जो 1,00,000 रुपया है ये तुम किसको देगा? ये जहां से तुम खरीदा है सेलर को देगा। तो तुम बोला कि नहीं, हम पूरा पैसा नहीं देगा, हम इंस्टॉलमेंट में देगा। पूरा पैसा तुम एक बार में नहीं दे रहा है, तुम इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो उसी चीज को हम लोग हायर परचेज बोलता है। जब तक तुम ये 1,00,000 रुपया है इसको पूरा नहीं दे देता है तब तक ओनरशिप किसके पास रहेगा? इस सेलर के पास ही रहेगा। अगर तुम ये पैसा नहीं दिया, बीच में देना बंद कर दिया, तो ये जो एसेट है ये वापस भी ले सकता है तुम, क्योंकि तुम पैसा नहीं दे रहा है पूरा। एसेट तुम्हारे पास में आ गया बाइक, लेकिन पैसा जब तक तुम पूरा नहीं देगा तब तक ओनरशिप किसके पास रहेगा? सेलर के पास ही रहेगा। आ जाओ फीचर्स देखो इसका। ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर अंटिल फुल पेमेंट इज मेड। देखो वही बात हो रहा है यहाँ पे। बायर्स मेक ए डाउन पेमेंट फॉलोड बाय पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। अब देखो ये काम होता कैसे है, जैसे हम तुमको बताया 1,00,000 रुपए का तुम बाइक खरीद लिया, तो तुम दुकानदार को बोलेगा कि हम यहाँ से 30,000 रुपए दे देता है। जिस दिन तुम बाइक खरीदने गया उस दिन तुम 30,000 उसको दे दिया, तो बचा कितना? 70,000, 70,000। अब ये 70,000 तुम देगा सेलर को, कैसे? इंस्टॉलमेंट में। तो ये जो 30,000 तुम दिया ना शुरुआत में, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट, डीपी। तो ये वही बात हो रहा है यहाँ पे। डिफॉल्ट इन पेमेंट कैन लीड टू रीपोजिशन ऑफ द एसेट। अगर तुम ये जो इंस्टॉलमेंट है देना बंद कर दिया, बीच में नहीं दे रहा है, ये जो दुकानदार है ये बाइक तुमसे उठा के ले जा सकता है अपने पास, समझ रहा है? तो ये कहानी है इसमें। नेक्स्ट देखो इसका एडवांटेजेस क्या है हायर परचेज। तो पहला, हेल्प्स इन एक्वायरिंग एक्सपेंसिव एसेट्स विदाउट फुल पेमेंट। तुम्हारे पास पैसा था नहीं 1,00,000 रुपया एक बार में देने के लिए, तो तुम यहाँ से इसको 30,000 रुपया दे दिया एक बार के लिए, और फिर 70,000 रह गया तुमको देना। अब ये जो पैसा है ये तुम टुकड़ा में बांट रहा है, टुकड़ा में इसको दे रहा है। तो ये बात है यहाँ पे। फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन, क्योंकि ये तुम्हारे लिए फ्लेक्सिबल ही है, थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहा है तुम। इसका डिसएडवांटेज देखो, इसका डिसएडवांटेज देखो क्या बोलता है। हायर ओवरऑल कॉस्ट ड्यू टू इंटरेस्ट। अब ये जो 70,000 है ना जो कि तुम पेमेंट करेगा, इसके ऊपर लगेगा तुम्हारा इंटरेस्ट। समझ रहे? इंटरेस्ट क्यों लगेगा? क्योंकि ये पैसा तो तुम एक बार में दे नहीं रहा है,
ये तो तुम बहुत टाइम लेके दे रहे हैं। तो इसीलिए जो ये सेलर है ये तुमसे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। समझ रहा है? आगे देखो, रिस्क ऑफ एसेट रिपोजिशन और नॉन पेमेंट। अगर तुम पैसा देना बंद कर दिया तो ये जो बाइक है ये तुम्हारे हाथ से वापस जा सकता है। किसके पास? सेलर के पास, क्योंकि तुम पैसा देना बंद कर दिया है। नेक्स्ट देखो क्या है, म्यूचुअल फंड्स। अब देखो म्यूचुअल फंड्स के बारे में तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, क्योंकि इसका एड वगैरह बहुत आता है, इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत आता है टीवी में। आजकल यूट्यूब वीडियोस हम लोग जो देखता है उसमें भी एड वगैरह आने लगता है इसका। और उस एड में क्या बोलता है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। पहले अमिताभ बच्चन आता था एड में, अब देखना पता नहीं कौन आता है। तो देखो ये है क्या म्यूचुअल फंड। ए म्यूचुअल फंड इज ए फाइनेंशियल व्हीकल दैट पुल्स मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। अब देखो होता क्या है कि ये कोई कंपनी है म्यूचुअल फंड वाला, ये बोलता है कि किसको बोलता है, पब्लिक को। यहाँ पे पब्लिक बहुत सारा बैठा हुआ है, पब्लिक को बोलता है कि तुम लोग हमको पैसा दो। ठीक है, ये पब्लिक को बोल रहा है कि तुम लोग हमको पैसा दो। तो ये लोग इसको पैसा दे दिया, सब इसको महीना महीना पैसा दे रहा है या फिर एक बार में भी दे रहा है। अब ये क्या करेगा, इस पैसा को लेके इसको ये इन्वेस्ट करेगा। कहाँ इन्वेस्ट करेगा? स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। बाद में जो भी पैसा बनेगा, प्रॉफिट वगैरह होगा, ये पैसा ये इनको वापस कर देगा। समझ रहा है? तो हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई एक प्रोफेशनल आदमी बैठा हुआ है, ये बोलता है कि हमको सब कुछ मालूम है स्टॉक्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में। तुम पब्लिक हो लोग है, तुम लोग हमको पैसा दो और ये पैसा हम क्या करेगा, तुम लोग से लेके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि स्टॉक्स, कंपनी का स्टॉक्स जो होता है, शेयर्स होता है, बॉन्ड्स होता है, उनमें इन्वेस्ट करेगा और पैसा कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। समझ रहा है? तो ऐसे काम होता है ये। आगे देखो इसका क्लासिफिकेशन। अब ये दो तरीके का है म्यूचुअल फंड। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। तो दो तरीके का है। तो पहले इसको देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। अब ये जो चीज है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ये वापस से दो तरीके का होता है। पहला ओपन एंडेड फंड्स। इसमें क्या होता है, अलाउ कंटिन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ यूनिट्स। इसमें जितना चाहे उतना तुम इन्वेस्ट कर सकता है, जितना चाहे उतना म्यूचुअल फंड का यूनिट्स खरीद सकता है। इसमें क्या है नेक्स्ट वाले में, क्लोज एंडेड फंड्स हैव ए मैच्योरिटी पीरियड। इसमें एक लिमिटेड है कि यहाँ शुरू किया और यहाँ खत्म हो गया, इसके बाद तुम्हारा पैसा वापस तुमको मिल जाएगा। लेकिन जो पहला वाला था ओपन एंडेड फंड्स, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना तुम खरीद सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब ये देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न, ये क्या होता है। तो इसमें दो तरीके का देखो फंड होता है, एक होता है इक्विटी फंड और दूसरा डेट फंड। इक्विटी फंड मतलब जहां पे हम लोग कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में। क्या में? शेयर्स में। तो प्रॉफिट कब होगा, फायदा कब होगा, जब ये कंपनी का शेयर्स वगैरह बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा, तब तुमको फायदा होगा। आज 100 में खरीदा है तो लाहे लाहे बढ़ते जाएगा, मान लो 500 हो गया तो 400 तो प्रॉफिट हो गया ना। तो इक्विटी फंड वो होता है जब कंपनी का शेयर्स बढ़े तो तुमको फायदा होगा। तो ये जो इक्विटी फंड है इसमें हम लोग क्या इन्वेस्ट करता है, शेयर्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है हम लोग। अब आ जाओ तुम डेट फंड। ये क्या है, ये है डेट फंड। डेट फंड मतलब यहाँ पे मान लो तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। इस फंड में क्या होता है, तुमको हर एक साल एक फिक्स इनकम मिलेगा। मान लो हर एक साल 10% मिल रहा है। 10% मतलब 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। फिर से नेक्स्ट ईयर 10,000 मिलेगा, फिर से नेक्स्ट ईयर 10,000 मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो डेट फंड क्या होता है, इसमें एक फिक्स इनकम मिलता है। और इक्विटी क्या होता है, इक्विटी मतलब जब शेयर का दाम बढ़ेगा तभी फायदा होगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? तो ऐसे काम करता है ये इक्विटी फंड और दूसरा डेट फंड। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। अब इसमें इन्वेस्ट करके फायदा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क। अब ये जो कंपनी वाला है म्यूचुअल फंड, क्या था हम तुमको क्या बताया था कि कोई कंपनी वाला है, इसमें लोग प्रोफेशनल बैठा हुआ है जिनको सब कुछ मालूम है, किस शेयर में पैसा लगाना है, कहाँ कौन सा सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है, सबको मालूम। ये लोग रिसर्च करके बैठा हुआ है कंपनी वाला। अब ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा लेता है, अलग अलग आदमी से पैसा लेता है और इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करता है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिवेंचर, अलग अलग फंड में पैसा ये लोग लगा देता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो तुम्हारा रिस्क है ना डाइवर्स हो जाता है, मतलब रिस्क जो है तुम्हारा वो कम हो जाता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, तो हम बताया कि यहाँ पे जो बैठा हुआ है ये लोग प्रोफेशनल है, ये लोग फंड ही मैनेज करता है। फंड मतलब ये जो पैसा इन लोग से पब्लिक से मिला, इसी को हम लोग फंड बोलते हैं। लिक्विडिटी फॉर ओपन एंडेड फंड्स, लिक्विडिटी रहता है। लिक्विडिटी मतलब जब चाहे इसको तुम बेच सकता है, खरीद सकता है, तो वो चीज है यहाँ पे। लिक्विडिटी मतलब जिसको आसानी से बेचा जा सके और कैश में कन्वर्ट करा जा सके या फिर खरीदा जा सके। अब देखो डिफरेंसेस। ओपन एंडेड
फंड्स और क्लोज एंडेड फंड्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आ जाओ, ये ओपन एंडेड और ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। तो लिक्विडिटी मतलब जिसको आसानी से कन्वर्ट करा जा सके कैश में, तो यहाँ लिक्विडिटी हाई है, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो कम है, मतलब इसको थोड़ा सा समय लगेगा तुमको कैश में कन्वर्ट करने में। बाइंग एंड सेलिंग, तो इसको तुम कभी भी बाय कर सकता है, लेकिन इसको ओनली इन स्टॉक एक्सचेंज में बाय कर सकता है। फिक्स्ड मैच्योरिटी, इसमें कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होता है, जितना चाहे उतना लंबा तुम इन्वेस्ट कर सकता है और जितना चाहे उतना पैसा कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका एक फिक्स मैच्योरिटी है, यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हो जाएगा, समझ रहे? तो पहले से ये फिक्स रहता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेगा वेंचर कैपिटल एंड फैक्टरिंग। तो पहले इस वेंचर कैपिटल पे आओ, ये क्या है? तो देखो यहाँ पे मीनिंग देखो इसका। वेंचर कैपिटल इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। अब मान लो तुम कुछ स्टार्टअप करना चाहता है, मतलब कुछ नया आइडिया है तुम्हारे पास और उस पर तुम काम करना चाहता है, कोई बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, तो वो चालू करना चाहता है। अब तुमको चाहिए फंड, पैसा चाहिए तुमको, तो तुमको ये पैसा कौन दे सकता है? तो ये जो वीसी है ना, वीसी मतलब वेंचर कैपिटल, इनके पास तुम जाएगा और इसको बोलेगा और इनको बोलेगा तुम कि ये हमारा आइडिया है और इस स्टार्टअप पे हम अपना काम करना चाहता है। तो अगर इनको अच्छा लगा, ये जो वेंचर कैपिटल है इनको अच्छा लगा, तो तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे आइडिया में, तुम्हारे स्टार्टअप में ये लोग आ रहा है, बात समझ में? तो ये लोग कौन है? ये लोग इन्वेस्टर्स है, जो कि इन्वेस्ट करेगा किसमें? स्टार्टअप्स में, स्मॉल बिजनेसेस में। क्यों इन्वेस्ट करेगा? विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। अब मान लो ये लोग इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, अब ये लोग ये सोच के इन्वेस्ट करेंगे कि ये जो कंपनी है, तुम जो स्टार्टअप शुरू किया है, इसमें दम है, ये आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, इसलिए ये लोग इन्वेस्ट किया। कितना? 1 लाख रुपया। मान लो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट। अगर ये बिजनेस बड़ा हो गया, सेल्स बढ़ गया, इनकम बढ़ गया इसका, तो ये जो पैसा लोग इन्वेस्ट किया है ना, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा डिमांड की वजह से, क्योंकि ये कंपनी में तब डिमांड आ गया। शुरुआत में तो डिमांड था नहीं, सिर्फ ये लोग इन्वेस्ट किया था। अब ये लोग जो शेयर्स खरीद के बैठा है इस स्टार्टअप का, ये लोग बेच के निकल जाएगा। तो क्या समझ में आया तुमको? वेंचर कैपिटल इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। इसका फीचर्स क्या है देखो। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फाइनेंसिंग। तो रिस्क तो है इसमें, क्योंकि ये नया बिजनेस है, एक स्टार्टअप है, तो हो सकता है कि ये डूब जाए, लेकिन अगर दम होगा इसमें तो ये तुम्हारा पैसा बहुत बड़ा कर सकता है। एक छोटा पैसा बहुत बड़ा पैसा इसमें बन सकता है अगर ये बिजनेस चल जाए तो। इन्वेस्टर्स प्रोवाइड मेंटरशिप अलॉन्ग विद फंड्स। तो ये जो वीसी हम तुमको बताया था, ये वीसी क्या करता है? एक फंड तो देता ही है स्टार्टअप में, प्लस मेंटरशिप भी देता है, मतलब गाइडेंस। सुइटेबल फॉर अर्ली स्टेज बिजनेसेस। तो तुम्हारा जो ये स्टार्टअप है एकदम नया है, बस तुम्हारा जो आइडिया है उसमें दम है, तो उस समय पे अगर ये जो वीसी वगैरह है, ये लोग उस समय पे अगर इन्वेस्ट करता है, बहुत सस्ता मिलेगा, बहुत कम में इनका शेयर्स मिल जाएगा इस कंपनी का। अब जैसे ही ये बिजनेस बड़ा होगा तो ये 100 का शेयर 1000 भी हो सकता है अगर ये बिजनेस चल जाए, समझ रहे हैं? तो फायदा क्या है? ये लोग शुरुआत में ये लोगों को कम पैसा लगाना होता है, जब निकलेगा तो मोटा पैसा लेके निकलेगा। नेक्स्ट क्या है? फैक्टरिंग। ये क्या होता है? फैक्टरिंग इज ए फाइनेंशियल सर्विसेज where a business sells its accounts receivable to a third party at a discount। तो नेक्स्ट देखो कि ये फैक्टरिंग क्या होता है? तो फैक्टरिंग इज ए फाइनेंशियल सर्विसेज where a business sells its accounts receivables to a third party। ये जो थर्ड पार्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर एट अ डिस्काउंट। तो ये तुम है और ये तुम्हारा बिजनेस है और तुम्हारा कुछ कस्टमर है जिसको तुम बाकी में सामान बेचा है। अब इनसे तुम क्या पा रहा है? तुम पैसा पा रहा है इनसे। कितना पा रहा है? मान लो तुम 50,000 पा रहा है। किनसे? एक कस्टमर से जिनको तुम बाकी में सामान बेचा है क्रेडिट में। तो अब तुम क्या करेगा? ये जो 50,000 तुम पा रहा है उसी को बोल रहे हैं हम लोग अकाउंट्स रिसीवेबल। ये तुम किसी और थर्ड पार्टी को बेच दिया। ये जो 50,000 वाला जो पैसा तुम पा रहा था किसी से, कस्टमर से, अलग अलग कस्टमर से, वो तुम किसी और को बेच दिया डिस्काउंट में। कितना में? डिस्काउंट है। तो मान लो इसको 40,000 में तुम बेच दिया, तो तुम्हारे पास कितना आ गया? 50,000 का सामान तुम 40,000 में बेच दिए, तो तुम्हारे पास में कितना आया? 40,000। और ये जो फैक्टर है जिसको तुम बेचा है, इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, इसके पास क्या आ गया? इसके पास आ गया 50,000 का अकाउंट रिसीवेबल। अब ये जो 50,000 का जो कलेक्शन है वो कौन करेगा? वो ये करेगा। तो ये कहानी है इसमें। तो इसका फंक्शन देखो, प्रोवाइड्स इमीडिएट कैश फ्लो। अब ये तुम ये क्यों किया? 50,000 का सामान 40,000 में तुम किसी और को, थर्ड पार्टी को क्यों बेच दिया? क्योंकि तुमको कैश का जरूरत था, तुमको अभी का अभी कैश का जरूरत, तो इसलिए तुम डिस्काउंट में किसी और को बेच दी। तो ये कहानी है। दूसरा, रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ डेट कलेक्शन। अब जो ये तुम बाकी में सामान बेचा है, अब इसका कलेक्शन कौन करेगा? ये फैक्टर कलेक्शन करेगा। तुमको तो मिल गया 50,000 का सामान का दाम, 40,000 मिल गया। अब जो 50,000 इसके पास गया है अकाउंट रिसीवेबल, इसका कलेक्शन ये करेगा। तो दो तरीके का फैक्टरिंग होता है। पहला
रिकोर्स फैक्टरिंग, इसमें क्या होता है, द सेलर रिटेन्स द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। सेलर कौन, तुम ही तो बेचा था इसको, बेच तो दिया तुम, अब अगर ये पेमेंट वगैरह नहीं आएगा, ये जो फैक्टर है ये कलेक्शन नहीं कर सकता, नहीं कर पाया, तो इसका रिस्क कौन है, सेलर के पास ही है। दूसरा नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, इसमें क्या होता है, द फैक्टर अज्यूम्स द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। अब ये 50,000 का सामान तो खरीद लिया था ये 40,000 में, तो इसका रिस्क अब इसके पास आ गया, ये जो कस्टमर से पैसा मिला नहीं मिला वो सारा रिस्क इसका है। पहले वाले में रिस्क इसका है, दूसरे वाले में आ रहा है, बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग देखेगा फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज तुमको पता ही है, जहां पे पैसा से रिलेटेड सर्विसेज वगैरह होता है। अब ये क्या है, फी बेस्ड, जहां पे कोई कंपनीज वगैरह है वो तुमसे फी लेगा और तुमको सर्विसेज वगैरह देगा फी लेने के बाद। तो सबसे पहला आता है स्टॉक ब्रोकिंग। ये क्या होता है, स्टॉक ब्रोकिंग इज द सर्विस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। अब तुम इन्वेस्टर है, तुमको शेयर खरीदना है, तो तुम स्टॉक ब्रोकर जो है उसको बोलेगा हमारे बिहाफ में तुम स्टॉक्स बाय और सेल कर सकता है, समझ रहे हैं। तो स्टॉक ब्रोकर क्या करता है, हम लोग के बिहाफ में स्टॉक्स बाय और सेल करता है, किसके बिहाफ में, इन्वेस्टर्स। इसका फंक्शन देखो, एग्जीक्यूट्स बाय एंड सेल ऑर्डर्स, प्रोवाइड्स मार्केट रिसर्च एंड एडवाइस। तुमको जो भी मार्केट में हो रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में जो भी चीजें हो रहा है उसका रिसर्च तुमको देगा, एडवाइजेस करेगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या बाय करना है क्या सेल करना है। हेल्प्स इन आईपीओ एप्लीकेशन। आईपीओ मतलब जब कोई कंपनी नया नया अपना शेयर इशू करता है तो उसको बोलता है हम लोग आईपीओ। अब ये जोमेटो है, जोमेटो पहला वाला अपना शेयर इशू कर रहा है पब्लिक को, उसको बोलते हैं हम लोग आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो उसमें भी ये जो स्टॉक ब्रोकिंग है वो हेल्प करता है एप्लीकेशन भरने में। नेक्स्ट है अपना क्रेडिट रेटिंग। ये क्या होता है, एक क्रेडिट रेटिंग इवेलुएट्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये क्रेडिट रेटिंग क्या है, ये कोई कंपनी है, ये क्या करता है, ये अलग अलग कंपनी के बारे में पता करता है और उनको रेटिंग करता है। जैसे कि जितना भी बैंक वगैरह तुम देखेगा आसपास अपना, तो उनके बारे में ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वगैरह है ये लोग रिसर्च करता है। जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, ये सब क्या है, ये सब बैंक वगैरह है। तो इनके बारे में ये जो क्रेडिट रेटिंग वाला है वो रिसर्च करेगा, सब कुछ पता करेगा कि ये जो बैंक वगैरह ये कैसा है, कैसा काम कर रहा है, कैसा सर्विसेज दे रहा है, उसके आधार पर ये रेटिंग करता है उनको। तो देखो यहाँ पे वो बात बता रहा है कि ये क्रेडिट रेटिंग इवेलुएट्स मतलब फाइंड द क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब वो कैसा है उसका, ऑफ कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसा है। इसका फैक्टर्स देखो, पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो भी उसका पुराना रिकॉर्ड है उन कंपनीज वगैरह का वो ये देखता है। दूसरा करंट लायबिलिटीज एंड डेट बर्डन, उस पर कितना उधारी है उस कंपनीज पे और लायबिलिटीज कितना है, वो सब सारा चीज ये देख। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग, तो डाटा कलेक्शन होता है सबसे पहले, उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब सारा चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब सारा चीज वो एनालाइज करता है। फिर ये रेटिंग असाइनमेंट करता है, इसका क्या रेटिंग होना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग देखो, हेल्प्स इन्वेस्टर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब ये जो जिस भी कंपनी के बारे में ये रेटिंग दी है तो तुम क्या करेगा, तुम देख सकता है इसका रेटिंग वगैरह और इसका शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकता है, जो भी तुमको अच्छा लगे उसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल है। दूसरा रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब तुमको अगर नहीं पता है, रेटिंग वगैरह इसका नहीं पता, अचानक से तुम किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जो कि अच्छा नहीं है, तुम तो फंस जाएगा। ये जो रेटिंग वगैरह करता है ये लोग देख दुखा के करता है, तो उससे क्या होता है, तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो रिस्क है वो तुम्हारा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग कैन बी बायस्ड और इनएक्यूरेट। अब हो सकता है कि ये बायस्ड हो, सही इंफॉर्मेशन ना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकिंग। ये क्या होता है, मर्चेंट बैंकिंग रेफर्स टू फाइनेंशियल सर्विसेज दैट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, अंडरराइटिंग एंड फंड रेजिंग सर्विसेज। तो जैसे कोई कंपनी है, मान लो जोमेटो है, इसको अपना आईपीओ लेके आना है, मतलब अपना शेयर को बेचना है, किसको, पब्लिक को बेचेगा ये, ठीक है, पब्लिक को बेचेगा। ये जोमेटो वाला क्या करेगा, जब भी इशू करने से पहले ये जाएगा किसके पास, इन मर्चेंट बैंक के पास। तो ये जोमेटो वाला इनको बोलेगा कि देखो हम तो आईपीओ लेने वाला है, पब्लिक से फंड रेज करने वाला है, तुम हमारा मदद करो कि हम कैसे करेंगे, समझ रहा है। तो ये जो मर्चेंट बैंक वाला है ये इसका हेल्प करता है आईपीओ लाने में, फंड रेज करने में, और अगर कोई शेयर वगैरह ना बिके तो बाद में ये लोग उसको अलग से बेच भी देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंडरराइटिंग। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मर्चेंट बैंकिंग रेफर्स टू फाइनेंशियल सर्विसेज दैट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, अंडरराइटिंग एंड फंड रेजिंग सर्विस। इसका फंक्शन देखो, मैनेजिंग आईपीओज एंड स्टॉक इश्यूज, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड मर्जर। मर्जर मतलब जो दो कंपनी एक हो जाता है, समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग मर्जर।
नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्चेंट बैंकर्स एंड कॉमर्शियल बैंक का डिफरेंस बताओ। तो आ जाओ देखते हैं, मर्चेंट बैंकर्स, कॉमर्शियल बैंक। तो सबसे पहला बात, कॉमर्शियल बैंक मतलब ये आसपास तो जो तुम बैंक देखते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो कि तुमको डिपॉजिट कर सकता है, तुम वहां पे विड्रॉ कर सकता है, लोन वगैरह ले सकता है, तो वो सब होता है कॉमर्शियल बैंक। और मर्चेंट बैंक जो कि फंड रेज करने में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह देता है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस। ये क्या करता है, ऑफर बैंकिंग सर्विसेज लाइक डिपॉजिट्स एंड लोन्स। मेन फंक्शन क्या है, हेल्प कंपनीज रेज कैपिटल एंड मैनेज इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स टू पब्लिक। कस्टमर इसका कौन है, बिजनेसेस एंड लार्ज इन्वेस्टर्स है इसका बिजनेस, इसका कस्टमर। इसका कस्टमर कौन है, जनरल पब्लिक एंड बिजनेसेस। डिपॉजिट टेकिंग, डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये डिपॉजिट वगैरह नहीं लेता है, ये डिपॉजिट लेता है। लोन्स, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस बट नॉट रेगुलर लोन्स, ऑफर वेरियस लोन्स लाइक पर्सनल एंड बिजनेस लोन्स। रेगुलेशन, रेगुलेटेड बाय सेबी, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो ये था अपना यूनिट 4 फाइनेंशियल सर्विसेज, पूरा खत्म हो चुका है। अब यहां से काम तुम लोग का शुरू होता है। ये जितना भी चारों यूनिट है इसको इज्जत से समझ लो, पहले वीडियोस वगैरह 2-4 बार और देख लो, सारा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लो कि कौन सा क्या चीज है, एग्जाम में आंसर्स वगैरह लिख पाएगा। आ रहा बात समझ में? तो अभी के लिए इतना ही था, चलो फिर बाय बाय।